स्वस्थ भारत के आज के जीवंत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारा शरीर कई अंगों से मिलकर बना होता है और हर अंग की अपनी अपनी विशेषता है, अपनी अपनी अलग अलग भूमिका है और हर अंग के बारे में हम लगातार कोशिश करते हैं कि आपको उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में, समस्याओं के निदान के बारे में आपको जानकारियां देते रहें। आज हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं हमारे शरीर में जो किडनी है, यानी जिन्हें हम हिंदी में वृक्क भी कहते हैं। दो किडनी है हमारे शरीर में और इनका क्या काम है, क्या भूमिका है हमारे किडनीज की हमारे शरीर के लिए। किडनी से जुड़ी हुई बहुत तरह की समस्याएं आजकल देखने में आ रही हैं। हम उनके बारे में आपको बताएंगे कि कैसे हम इन समस्याओं को रोक सकते हैं और अगर ऐसी समस्या हो जाए तो क्या इसका इलाज संभव है, किस तरह से होता है। बहुत सारी बातें हैं जो आप जानना चाहेंगे हमारे किडनीज के बारे में। तो हम कोशिश करेंगे कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंचा सकें। और इन सब बातों के लिए, इन सब जानकारियों के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है किडनी रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नवीन कुमार बर्नवाल, जो कि इस वक्त आर्किड हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं राजश्री जी, दूरदर्शन रांची के सभी टीम मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं रांची दूरदर्शन के सभी दर्शकों से जुड़ सकूं। तो बेसिकली हमारे शरीर में किडनी जो होती है वो दो होती हैं। जी जी जी। इसका जो लोकेशन होता है ये रीढ़ की हड्डियों के पास में बिल्कुल पेट के पिछले हिस्से में होता है। अच्छा, पिछले हिस्से में हमारी किडनियाँ होती हैं। जी जी। तो बेसिकली जो किडनीज होती हैं ये हमारे शरीर में होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करती है। होमियोस्टेसिस का मतलब होता है शरीर की जो सामान्य प्रक्रिया है, जो नॉर्मल हम शरीर के फंक्शन को एक्सपेक्ट करते हैं, उसको मेंटेन करने का काम किडनी करती है। जैसे शरीर में पानी की मात्रा कम या ज़्यादा है, इसको डिटेक्ट करना, इसको बैलेंस करना। शरीर में बहुत तरह के सॉल्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और दूसरे क्लोराइड, दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स, इनके लेवल को मेंटेन करना, कम या ज़्यादा होने से रोकना। इसके अलावा शरीर में अम्ल और सान्द्रता की मात्रा, जिसे हम सामान्य भाषा में एसिड एंड बेस बैलेंस, इसको मेंटेन करने का काम करती है। इसके अलावा ये हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। शरीर में खून की कमी ना हो, इसके लिए जो हमारे शरीर में एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन निकलता है एरिथ्रोपोइटिन, जिसका सिक्रीशन मुख्य रूप से हमारी किडनियों से होता है। इस तरह की प्रक्रिया, इस तरह के जो नॉर्मल प्रक्रिया शरीर में होती है, इसको मेंटेन करने का काम किडनी करती है। जी, मतलब आपने जो बताया डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल बात समझ में आ रही है कि बहुत सारे काम है हमारे किडनीज के और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। अगर इसमें थोड़ी सी भी समस्या आती है तो शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो दिखाई देने लगते हैं। क्या कारण होते हैं, इस पर हम आएंगे धीरे धीरे जैसे जैसे आप डिजीज़ के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जिज्ञासा हमारी हो रही है कि आजकल के जो आधुनिक समय में कोई उम्र की सीमा नहीं रही, किसी भी उम्र में कभी भी किसी को भी किडनी की समस्याएं हो रही हैं। एज अ डॉक्टर, आप चिकित्सक होने के नाते क्या देख रहे हैं कि किस तरह की जो समस्याएं हैं किडनी से संबंधित वो ज़्यादा हो रही हैं? आजकल के दौर में जो हमारे ज़िंदगी का जो दिनचर्या है वो बदल गई है, खाने पीने में बदलाव हुआ है। इनकी वजह से क्रॉनिक डिजीजेस जो लंबे समय तक चलती हैं और ज़्यादातर मामलों में ज़िंदगी भर साथ रहती हैं, इस तरह की समस्याएं हमें देखने को मिल रही है। जिस तरह से हम आए दिन देख रहे हैं कि हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ रही है, डायबिटीज़ की समस्या बढ़ रही है, मोटापे की समस्या बढ़ रही है। एक हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो आजकल के शहरी जीवनचर्या को मेंटेन करने की वजह से होता है। इन सब का इम्पैक्ट हमारे किडनीज पे भी पड़ता है।
तो क्रॉनिक किडनी डिजीज या CKD सामान्य भाषा में जिसे हम कहते हैं, इसकी समस्या काफ़ी बढ़ गई है। इसके अलावा किडनी में AKI या एक्यूट किडनी इंजरी होती है। अगर फंक्शन वाइज करें कौन सी किडनी का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, इसके हिसाब से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की समस्या होती है। इंटरस्टिशियल ने किडनी डिजीजेज होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव किडनी डिजीज होते हैं, किडनी में इन्फेक्शन की समस्या होती है। जी। ये आमतौर पे हम अपने ये आमतौर पर लोगों के अंदर आप देख रहे हैं इस तरह की समस्याएं हो रही हैं, और इसमें कोई उम्र की सीमा तय नहीं है। बहुत सारी समस्याओं का आपने जिक्र किया है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जितना समय है हम सभी को ले पाएं, लेकिन हम शुरुआत करेंगे CKD से, जो आपने कहा कि क्रोनिक किडनी डिजीजेज जो सबसे ज़्यादा आमतौर पर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होता है? बेसिकली क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो होता है, ये क्रॉनिक, जैसे कि हम जानते हैं क्रॉनिक डिजीज़ आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं जी। तो किडनी की किडनी में अगर कोई लंबे समय तक समस्या चल रही हो, बाय डेफिनेशन इसको ऐसे समझते हैं कि किडनी की कोई भी समस्या अगर वो 3 महीने या उससे ज़्यादा समय तक चल रही है तो इसे क्रॉनिक किडनी डिजीज या CKD बोलते हैं। ये समस्या स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो सकती है, यानी कि उसकी बनावट में कुछ गड़बड़ी हो गई है। उसके फंक्शन से रिलेटेड हो सकती है, यानी कि जो मुख्य फंक्शन हमारी किडनी की होती है वो होती है ब्लड को प्यूरिफाई करना। अगर प्यूरिफिकेशन की प्रॉब्लम है, जिसमें आमतौर पे हम क्रिएटिनिन लेवल को चेक करते हैं, GFR देखते हैं, अगर क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, ये हो सकती है। कई बार हमारे यूरिन के माध्यम से प्रोटीन का लीकेज होता है, प्रोटीन निकलने लगता है। अगर ये समस्या भी 3 महीने से ज़्यादा है तो इसे हम CKD की कैटेगरी में रखते हैं। जी। ये जो कैटेगरी में जो आपने इसके जो लक्षण होते हैं, कई बार जैसे शिकायत यही हमेशा होती है डॉक्टर्स को कि शुरुआत में नहीं आने में आपने देरी कर दी, लेट पहुंचते हैं लोग। तो ये जायज़ है कि बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि किडनी की समस्या हमें हो रही है या इसकी शुरुआत हो रही है। तो इसके कुछ ऐसे लक्षण हैं जो फौरन लोग जांच के लिए जाएं? दरअसल हर ऑर्गन सिस्टम, हर शरीर के हर अंग का कुछ ना कुछ एक विशेष काम होता है। तो अगर उस अंग में किसी तरह की कुछ गड़बड़ी होती है तो एक विशेष तरह का लक्षण या परेशानी होती है। जैसे हमें अगर दिल की बीमारी हो तो सीने में दर्द या धड़कन का बढ़ जाना होता है। अगर हमारे फेफड़ों में बीमारी हो तो सांस फूल जाती है। अगर हमारे लीवर में बीमारी हो तो जॉन्डिस होते हैं, पेट की गड़बड़ी होती है। तो दुर्भाग्य से किडनी किसी एक स्पेसिफिक काम को नहीं करती है। क्योंकि ये बहुत तरह के काम करती है, तो कोई एक स्पेसिफिक या एक खास लक्षण नहीं होते जिसको देख के हम बता सके कि किडनी की बीमारी है। आमतौर पे आरंभिक अवस्था में किडनी के बीमारी से पीड़ित लोगों में भूख कम लगने की शिकायत होती है, कमजोरी की शिकायत होती है, बार बार यूरिन जाने की शिकायत, या फिर स्पेशली रात को बार बार यूरिन जाने की शिकायत होती है। पेशाब में झाग बनने की शिकायत होती है, पेशाब का रंग बदल सकता है, वो लाल या कॉफ़ी कलर का हो सकता है। ये सारे प्रारंभिक अवस्था में मिल सकते हैं, पर ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता है। जो किडनी के संबंधित रोगों में जो नॉर्मली हम जो समस्या देखते हैं, जैसे पैरों की सूजन का होना, भूख का ना लगना, बार बार उल्टी होना या उल्टी का लगना, रात को नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन होना, वेट का हमारा शरीर का वजन कम हो जाना, ये सारी समस्या दरअसल जब किडनी काफ़ी डैमेज हो चुकी होती है, लेट के स्टेज में ये समस्या होती है। बिल्कुल, मतलब ये जो लक्षण है बहुत छोटे छोटे लक्षण है, लेकिन इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पकड़ पाए अपने, तो कम से कम एक बार जांच के लिए चले जाएं। हो सकता है वो किडनी की समस्या ना हो, किडनी से संबंधित बीमारी ना हो, किसी अन्य कारणों से हो रहा हो, लेकिन एक बार जांच अगर हम करा लेते हैं तो समय पर इसका इलाज जो है वो संभव हो पाता है। इलाज के बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले हम कारणों के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या कारण है कि किडनी की जो ये समस्या है वो बहुत ज़्यादा आमतौर पर देखी जा रही है और बढ़ रही है इसकी संख्या। तो आज के समय में डायबिटीज़ की बीमारी या मधुमेह की बीमारी, ये किडनी की सबसे प्रमुख कारणों में से एक है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर बढ़ना, उच्च
उच्च रक्तचाप की बीमारी, इसके अलावा मोटापे की बीमारी, बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होना, कई तरह की दवाइयाँ जो किडनी को नुकसान करती हैं, अगर किसी मरीज को बार बार किडनी में स्टोन हो रहे हो या फिर किसी को लंबे समय से दिल की बीमारी या लीवर की बीमारी हो, ऐसे लोगों में किडनी की समस्या होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कई बार लोगों में फैमिली में ट्रेट चला आ रहा होता है कि फैमिली में पिछले जनरेशन में या सिबलिंग्स में, भाई बहनों में भी किडनी की समस्या होती है। मतलब ये आनुवंशिक भी है? हाँ बिल्कुल, ये आनुवंशिक बीमारी भी होती है कई बार। तो ऐसे लोगों में किडनी की समस्या होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो क्योंकि किडनी की समस्या में आरंभिक दौर में लक्षण नहीं मिलते, या जो लक्षण बीमारी के होते हैं वो बहुत नॉन स्पेसिफिक से होते हैं जी। जैसे किसी को कमजोरी लगना, इसकी कुछ भी वजह हो सकती है। तो ऐसे लोग जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जिन लोगों के बारे में मैंने अभी बताया, जिन बीमारियों के बारे में बताया, ऐसे लोगों को नियमित रूप से किडनी से संबंधित जांच कराती रहनी चाहिए। नियमित रूप से कहने का मतलब सर कितनी उम्र के बाद से और कितने इंटरवल पर हमें जांच कराते रहना चाहिए? इसमें उम्र की कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आनुवंशिक बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, जैसे फैमिली में ये बीमारी चली आ रही है, तो ये पहले भी हो सकते हैं। तो उम्र की कोई लिमिटेशन नहीं है, पर इन जनरल हमें 50 के बाद साल में एक बार टेस्ट कराना चाहिए। या फिर अगर कोई इंसान इन हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, जो अभी मैंने आपको 8-10 पॉइंट बताए, तो इन लोगों को साल में एक बार कम से कम जरूर ये चेक कराना चाहिए। बिल्कुल, मतलब अगर नियमित रूप से जांच कराते रहें तो हो सकता है अर्ली स्टेज में बहुत जल्दी ही इस समस्या का पता चल जाए और फिर निदान में उसकी जो होती है वो बहुत आसानी हो जाती है। ये जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की हम बात कर रहे हैं सर, तो अगर इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं, लोग चले जाते हैं जांच के लिए और इसमें कुछ डिजीज़ सामने आ जाती है, फिर उसकी इलाज की बारी आती है, तो क्या इसका इलाज संभव हो पाता है? किस तरह से इलाज होता है इसका? बेसिकली जब हम किडनी की बीमारी या स्पेसिफिकली अगर हम बात करें सीकेडी की बीमारी, तो हम इसमें मल्टीपल गोल्स सेट करते हैं। तो मरीज किस किडनी की किस अवस्था में आया है, सीकेडी के किस स्टेज में आया है, इसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट गोल को एडजस्ट करते हैं, ट्रीटमेंट गोल हम बनाते हैं जी। रेगुलर स्क्रीनिंग की ज़रूरत इसलिए होती है, जैसे अभी मैंने बताया, इसकी एक प्रमुख वजह है कि अगर किडनी की बीमारी आरंभिक अवस्था में पता चल जाती है तो कई मामलों में इसको रिवर्स किया जा सकता है। रिवर्स मतलब कि जड़ से इसको ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहला हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि इसको जड़ से ठीक किया जाए, और ख़ास करके जब आरंभिक अवस्था में है, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक्यूट किडनी इंजरी किडनी की एक समस्या होती है। ज़्यादातर मामलों में टाइमली डायग्नोसिस से इसको पूर्ण रूप से इसका निदान किया जा सकता है। इवन सीकेडी में भी, सीकेडी स्टेज में भी, अर्ली स्टेजेस में इसको क्योर करना पॉसिबल होता है। दूसरा जो हमारा गोल होता है, जब हम थोड़े लेट से होते हैं या फिर क्योर की संभावना नहीं होती है, जैसे आनुवंशिक बीमारियों, वहाँ पे क्योर की संभावना नहीं होती है, तो हमारा जो दूसरा एम होता है या गोल होता है ये है कि किडनी की जो ऑलरेडी बीमारी हो चुकी है, जो डैमेज हो चुकी है, उसको और बिगड़ने ना दिया जाए, और जहाँ तक हो सके इसको रोक के रखा जाए। तीसरा जो हमारा गोल होता है वो ये होता है कि ठीक है, किडनी में डैमेज हो गई, अब हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, तो इसके बाद क्योंकि किडनी डैमेज है तो इसके कुछ ना कुछ लक्षण तो शरीर में ज़रूर होंगे, तो उन लक्षणों को पहचाना जाए और उनको ठीक किया जाए। जी बिल्कुल। इसके बाद अगली जो हमारी गोल या एम होता है वो ये हम तब करते हैं जब हमें, कई बार ऐसा होता है कि किडनी की जानकारी, किडनी की बीमारी की जानकारी हमें बहुत एडवांस स्टेज या लेट स्टेज में पता चलता है। वैसे में हमारा एम ये होता है कि मरीजों को जागरूक किया जाए और रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में बताया जाए। ये ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, हीमोडायलिसिस हो सकती है, और पेरिटोनियल डायलिसिस भी हो सकती है। जी। ट्रांसप्लांट के बारे में हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो ये जितनी सारी बातें आपने बताई हैं इलाज के दौरान, ये किडनी फेल होना मतलब ये कब होता है? एक्चुअली किडनी फेल होना हम जनरली कहते हैं एडवांस स्टेज में। बेसिकली सीकेडी को हम 5 स्टेज में डिवाइड करते हैं।
किडनी सीकेडी की जो स्टेजिंग होती है जीएफआर पे होता है। जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जी। ये बताता है कि किडनी की कितनी कैपेसिटी है खून को प्यूरिफाई करने की। नॉर्मली इंसानों में 120 से 125 मिलीमीटर 120 से 125 ml पर मिनट पर मीटर स्क्वायर की प्यूरिफिकेशन की कैपेसिटी होती है। तो अगर ये प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी किसी वजह से कंप्रोमाइज हो जाए पर फिर भी ये 90 से ऊपर की रहे तो इसे स्टेज 1 सीकेडी कहते हैं। जी। अगर ये 60 to 89 के बीच की हो तो इसको हम स्टेज 2 बोलते हैं। स्टेज 3 हम तब बोलते हैं जब ये 30 से 59 के बीच में हो। स्टेज 4 तब बोलते हैं जब ये कैपेसिटी जो है 15 से 29 हो, और अगर ये 15 से कम की होती है तो स्टेज 5 बोलते हैं। जनरली स्टेज 5 सीकेडी को हम किडनी फेलियर का स्टेज बोलते हैं। जी जी। तो ये फेलियर का कहने का क्या मतलब है कि अब ये किडनी पूरी तरह से फेल हो गई, अब ये काम नहीं करेगा, क्या इसके बाद कोई स्टेज है ठीक होने की, जैसी कुछ संभावनाएं हैं? जनरली जैसे मैंने अभी बताया कि रिवर्सिबिलिटी या किडनी को ठीक होने की अगर जीएफआर 60 से ऊपर है तो क्योर होने की संभावना होती है। इसके बाद अगर क्योर थोड़ी होती है, जैसे क्रिएटिनिन के तौर पे हम किडनी के फंक्शन को देखते हैं, तो अगर कोई एक्यूट इवेंट हुआ है, हाल फिलहाल में कोई दिक्कतें हुई है शरीर में, तो थोड़ी बहुत क्रिएटिनिन कम हो जाता है। पर जनरली फेलियर का मतलब स्टेज 5 सीकेडी होता है जिसमें क्योर की संभावना नहीं होती। अच्छा। जैसा अभी मैंने बताया, यहाँ पे हमारा एम होता है कि मेड दवाइयों से पेशेंट को किडनी की समस्या की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसको ठीक रखना है, और पेशेंट को फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर करना होता है ताकि वो आगे रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए स्मूथली मतलब ये जो फेलियर है उसके बाद ये थेरेपी की ट्रांसप्लांट की बात आती है। बिल्कुल, ट्रांसप्लांट या हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस की जरूरत। तो ये जो ट्रांसप्लांट है, ये जो प्रक्रिया है सर, ये बहुत ही कॉमन है आज के समय में, लोगों को ये समझ में आती है बात। ये ट्रांसप्लांट मतलब क्या बहुत डर, मतलब ऐसा शब्द है जो लोग डर जाते हैं और डर के मारे बहुत लोग इस पर आगे नहीं आना चाहते हैं। तो किस तरह से आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जब ये ज़रूरी है तब ये ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली ट्रांसप्लांट बहुत कॉमन पेरीफेरी इलाकों में बहुत कॉमन नहीं है, पर शहरी इलाकों में ट्रांसप्लांट बहुत कॉमन है। बहुत सारे सेंटर इंडिया में हैं, झारखंड में कई सारे सेंटर हैं जहाँ पे ट्रांसप्लांट होती है, होने की आने वाले समय में बहुत जल्दी होने वाली है। तो बेसिकली ट्रांसप्लांट में हमारा ये होता है, पहले ये समझते हैं कि हमारे शरीर में 2 किडनी होती है। जी। हमारे शरीर के नॉर्मल प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए एक किडनी भी काफ़ी होती है। दूसरी किडनी आप ऐसे समझो कि हमें ऊपर वाले ने रिजर्व में करके रखा हुआ है। तो ट्रांसप्लांट उन मरीजों की जाती है जिनकी दोनों किडनी खराब हो गई है। तो क्या करते हैं कि कोई रिलेटिव ब्लड रिलेशन में हो तो मैचिंग वगैरह करते हैं, क्रॉस मैचिंग करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग करते हैं और देखते हैं कि डोनर फिट है एक सर्जरी के लिए, बड़ी सर्जरी के लिए, तो वैसे, और उनको किडनी की कोई समस्या नहीं है, उनकी किडनी को चूज़ करते हैं कि सीकेडी के मरीज में ये लगाई जा सकती है। मतलब फैमिली मेंबर ही होना चाहिए। तो पहले, आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी। ट्रांसप्लांट साइंस इतना एडवांस नहीं था, फेलियर रिस्क ज़्यादा थे, और कॉम्प्लिकेशन जो हम इम्यूनिटी कम करने की दवाइयाँ देते हैं ट्रांसप्लांट के बाद, इम्यूनोसप्रेसेंट, उसके कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा थे। पर आज के टाइम पे ट्रांसप्लांट काफ़ी सक्सेसफुल है, और ये ऐसे कहें कि ये बेस्ट चॉइस है सीकेडी पेशेंट्स में जिनको कि रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत होती है। जी जी जी। तो क्या ये इसमें समय बहुत लगता है, या एक ट्रांसप्लांट के बाद फिर कैसी लाइफ होती है? ट्रांसप्लांट यूजुअली इसमें लीगल इशूज़ काफ़ी होते हैं, कई तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। हमें एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश दिखाना होता है ऑन पेपर डोनर और रेसिपिएंट के बीच में, यानी जिन्होंने किडनी देनी है और जिन्हें किडनी लेनी है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होता है। इसके लिए कई तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। इसके बाद हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रांसप्लांट में जो होती है वो ये होती है कि डोनर को किसी तरह का रिस्क ना हो, क्योंकि वो तो एक हेल्दी इंसान है। मेडिकल साइंस कभी भी ये नहीं चाहता कि किसी हेल्दी इंसान को प्रॉब्लम हो। हम कोशिश करते हैं किसी बीमार को हम ठीक कर पाएँ, पर इस प्रक्रिया में कोई स्वस्थ इंसान कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो उसकी फिटनेस के लिए हम देखते हैं
कि उसको ट्रांसप्लांट के बाद दिक्कत ना हो। तो ये सब प्रक्रिया में सामान्य तौर पे 1 से 2 महीने तक लग जाते हैं। इसके बाद ट्रांसप्लांट की जा सकती है। बिल्कुल। और ट्रांसप्लांट के बाद फिर नॉर्मल लाइफ कैसे हो, इसके लिए भी आप लोग बताते होंगे, जागरूक करते होंगे। हाँ बिल्कुल। ट्रांसप्लांट के बाद यूजुअली ट्रांसप्लांट के बाद रिजेक्शन के रिस्क होते हैं, तो इसके लिए कई तरह के हम इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन देते हैं जो कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी को कम करती है। तो इसकी वजह से थोड़े से इन्फेक्शन के रिस्क इन तरह के मरीजों में ज़्यादा होती है। तो शुरू में हम किसी भी सोशल गैदरिंग को अवॉइड करने को बोलते हैं, खाने पीने में काफ़ी तरह के परहेज करने होते हैं, दवाइयाँ चलती हैं, फिर वो विथ टाइम यूजुअली 3 महीने 6 महीने के बाद धीरे धीरे करके ये परहेज कम होते हैं और ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद मरीज की जो फंक्शनल कैपेसिटी होती है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाती है। लाइफ एक्सपेक्ट जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो एक स्वस्थ इंसान की तरह पूरी तरह से हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन इसमें फिर भी बहुत सारी बातों का ख्याल रखना, और बहुत सारे आपने बातें बताई, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, और भी बहुत सारी कारण आपने बताए, मोटापा है, और ये इतनी सारी बातों के अलावा भी हम आपसे ये जानना चाहेंगे। और जो आप एज अ डॉक्टर, आपके पास भी लोग पूछने आते ही होंगे कि खान पान में हमारा कैसा बदलाव होना चाहिए ताकि हमारे किडनी पे बुरा असर ना हो, पानी कितना पिए, इस पर भी बहुत सारी चर्चा होती रहती है कि पानी कितना पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, और कौन कौन सी जैसे बहुत ही गलत आदतें होती हैं, धूम्रपान की और मद्यपान की, और बहुत सारे चीज़ें हैं, तो उनके बारे में भी कुछ जानकारी हमें दीजिए। हाँ, सो बेसिकली CKD में जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे एम क्या क्या होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो ज़्यादातर हमारा जो हिस्सा ट्रीटमेंट प्लान का होता है वो प्रिवेंशन यानी रोकथाम का होता है। या तो हम बीमारी का रोकथाम कर रहे हैं, बीमारी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कर रहे हैं यानी रोकथाम कर रहे हैं, या फिर हम कॉम्प्लिकेशन का रोकथाम कर रहे हैं। तो प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी होता है। और डाइट, हमारा खान पान इस प्रिवेंशन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जी। सो ट्रीटमेंट में हमें पेशेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होती है, उनकी उनको हम ट्रीटमेंट प्लान में हम उनको शामिल करते हैं। और जो सबसे कॉमन जो सवाल मरीजों की तरफ से आता है कि क्या खाना है, हमें क्या पीना है, तो नॉर्मली प्रारंभिक अवस्था में फ्लूइड रिटेंशन की समस्या नहीं होती है किडनी पेशेंट में, तो हम चाहते हैं कि डिहाइड्रेशन से बचें। फ्लूइड इनटेक, पानी की मात्रा थोड़ी खाने थोड़े दिनचर्या में ज़्यादा रखें, नमक का सेवन कम करें। अगर पेशेंट ब्लड प्रेशर के मरीज है या फिर डायबिटीज़ के मरीज है तो उसके हिसाब से जो खान पान की ज़रूरत होती है यानी कि चीनी की मात्रा खाने में कम करें। ऐसी कोई भी चीज़ जो किडनी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है, जैसे पैकेट फूड नहीं लेना होता है। किडनी के मरीजों में कई तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉब्लम होती है, जैसे फॉस्फेट की मात्रा की खाने में कम होनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। खट्टी चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि पोटेशियम की मात्रा ऐसे मरीजों में ज़्यादा होने की संभावना होती है। कई तरह के दवाइयाँ जो हम यूजुअली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और ले लेते हैं। तो कई तरह की दर्द की दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक्स है, ऐसी दवाइयाँ किडनी को डॉक्टर की सलाह के ना लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये किडनी को नुकसान करती है। कई तरह की देसी दवाइयाँ, कुछ भस्म चूर्ण होते हैं जो कि किडनी को नुकसान करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को मतलब कहने का मतलब है कि किडनी की समस्या ना हो और इसलिए हम ये सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचा रहे हैं। और किसी भी तरह की दिक्कत हो तो बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जो हमारे किडनी के लिए आगे चलकर भारी पड़े। तो डॉक्टर साहब अब समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि आपसे और सवाल करें, कार्यक्रम का वक्त बिल्कुल समाप्त हो चला है। तो चलते चलते हम आपको धन्यवाद ज़रूर देना चाहेंगे। आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, यहाँ पर आए, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हैं। लोगों को इसका लाभ ज़रूर मिलेगा और लोग अपने अपने किडनीज़ को बचाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए बिल्कुल लग जाएंगे। तो आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली रांची दूरदर्शन रांची के सभी सदस्यों को और राजश्री जी को कि इन्होंने मुझे ये अवसर दिया। बिल्कुल धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।